तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, जिसके जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, ये सब्जेक्ट है बी फार्मा 6 सेमेस्टर का। तो फ्रेंड्स, आज हम जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मोस्टली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, और हमने जो न्यू क्वेश्चन भी आने वाले हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, उनको भी इसमें पुटअप किया है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसमें डिफाइन करना है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी क्या होती हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें हर्बल ड्रग बनाने में हेल्प करती हैं, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, तो उसे ही हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो सिंपल सी बात ये हो गई। अब देखते हैं डिफिनेशन। हर्बल ड्रग क्या होता है, जो ड्रग ऑब्टेन होती हैं प्लांट्स या फिर उनके प्लांट्स ऑफ पार्ट, मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स है, जैसे लीफ हो गया, रूट हो गया, है ना, स्टेम हो गया। तो इन सभी से जो हमें ड्रग ऑब्टेन होती हैं, तो उसे ही हम हर्बल ड्रग कहते हैं। और जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है हर्बल ड्रग बनाने में, तो उस पूरी प्रोसेस को ही हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की जो डिफिनेशन है। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। तो जो हम मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाते हैं प्लांट्स से, तो उसमें हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड फार्मुलेशन। तो हर्ब बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स, तो पूरी प्रोसेस को ही हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बोल देंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म हर्बल। डिफाइन करना टर्म हर्ब को एंड हर्बल मेडिसिन को एंड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हर्ब होता क्या है। तो हर्ब क्या होता है, हर्ब कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड हर्बा। ये लेटिन वर्ड जो हर्बा होता है उससे लिया गया है, विच मीन्स इसका मतलब होता है ग्रास। तो ग्रास तो सिंपल सी बात है कि आप लोग जानते होंगे, जो घास होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, खरपतवार, उसी को ही हम ग्रास बोलते हैं, है ना। सो हर्ब इज डिफाइंड एज एनी पार्ट ऑफ प्लांट। हर्ब को डिफाइन करेंगे कोई पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे लीव हो गया, रूट्स हो गया, स्टेम, बार्क, फ्रूट, विच यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक जिसका यूज करते हैं हम किसी पर्पस से, जैसे फूड, फ्लेवरिंग एजेंट या फिर मेडिसिन और परफ्यूम बनाने में, तो उसे ही हम हर्ब बोलते हैं। ऐसा कोई पार्ट ऑफ प्लांट का पार्ट जिसका हम यूज करते हैं फॉर फूड बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में, मेडिसिन और परफ्यूम बनाने में, तो उसे ही हम हर्ब बोलते हैं। जैसे कोरिएंडर जो धनिया होता है, उसका यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में, मिंट पुदीना का भी यूज करते हैं, बेसिल यानी कि तुलसी का भी यूज करते हैं हम ड्रग या फिर मेडिसिन बनाने में, हर्बल ड्रग बनाने में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक, हर्बल मेडिसिन क्या होता है। तो वहाँ पर हमने हर्ब देख लिया क्या होता है। अब देखते हैं हर्बल मेडिसिन। हर्बल ड्रग में या फिर मेडिसिन इज डिफाइंड एज एनी क्रूड और अनप्रोसेस्ड पार्ट ऑफ प्लांट विच हैव मेडिसिनल वैल्यू। तो हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं, ये क्रूड या फिर अनप्रोसेस्ड पार्ट ऑफ प्लांट होती हैं। जैसे नीम की पत्ती हो गई, नीम हो गया, तुलसी हो गया, तो अभी वो अनप्रोसेस्ड है हमें, लेकिन हमें पता है कि उसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू होती है, कि वो एंटीमाइक्रोबियल नेचर की होती है, कैसी क्या होती है, ये पता है, लेकिन हमने अभी उससे प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं बनाई है, हर्बल ड्रग नहीं बनाई है, उसको हम आगे बनाएंगे। तो उसी अनप्रोसेस्ड पार्ट ऑफ प्लांट को हम हर्बल मेडिसिन बोलते हैं, जो अभी मेडिसिन बनी नहीं है। जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी, हल्दी तो हम जानते हैं कि इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, लेकिन अभी बनाया नहीं ना। और जिंजर, अदरक होगी, बेसिल, तुलसी, लेकिन अब आगे हम बनाएंगे, आगे किस में बनाएंगे, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट में। अब देखते हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट होता क्या है। दीज आर द फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट। इसमें जो है प्रोडक्ट विच क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विथ एक्सिपिएंट दैट यूज फॉर पार्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो ये जो है हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट, इसमें हमने ड्रग को बना लिया है। दीज आर द फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट, इसमें क्या क्या आते हैं, क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विथ एक्सिपिएंट, मतलब जो नीम की पत्ती भी हमने एग्जाम्पल दिया था हर्बल मेडिसिन में, तो नीम की पत्ती, अदरक वगैरह, तो उसको हमने एक प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट आउट किया, फिर उसमें एक्सिपिएंट यूज करके उसका पार्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए उसको मेडिसिन के तौर पे हमने बना लिया। जैसे गार्लिक्स का यूज हमने कैप्सूल बनाने में कर लिया, टर्मरिक जो हल्दी था उसका टेबलेट बनाने में, और तुलसी को हमने कफ सिरप बनाने में हेल्प कर लिया। तो ये हमारी जो हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट हो गए। पहले हर्बल मेडिसिन थे, फिर बाद में अब प्रोडक्ट बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन हर्बल रॉ मटेरियल। तो हर्बल रॉ मटेरियल क्या हो जाएंगे, जैसे ऐसे रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं हर्बल ड्रग बनाने में, तो वो हर्बल रॉ मटेरियल कहे जाएंगे, यानी कि भी कच्चा माल, ये समझ लो। जैसे हर्बल रॉ मटेरियल आर द स्टार्टिंग मटेरियल।
तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है। ये भी मतलब कोई भी बिल्डिंग को जैसे बना रहे हो तो उसके लिए सरिया, गिट्टी, मोरंग वगैरह लगेगी ना, तो वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। और इसको अभी जब बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, तो ये हमारी ड्रग मतलब हर्बल ड्रग बन जाएगी। तो ऐसे ही हर्बल रॉ मटेरियल आर द स्टार्टिंग मटेरियल विथ आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। तो जो हर्बल रॉ मटेरियल होते हैं ना, वो प्रोडक्शन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, वो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। दीज रॉ मटेरियल आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीव से मिलते हैं, रूट्स से मिलते हैं, स्टेम एंड फ्लावर से मिल जाते हैं। उसे ही हम हर्बल रॉ मटेरियल कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडायनमिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ से सिंपल सर्च टर्म जो है बायोडायनमिक एग्रीकल्चर, तो ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें हम बायो का मतलब हो जाएगा जिसमें हम केवल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उसे ही हम बायोडायनमिक एग्रीकल्चर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बायोडायनमिक एग्रीकल्चर इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विच वी अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जिसे हम लोग खाद यूज करते हैं ना, डीएपी, यूरिया वगैरह, तो ऐसी खाद का यूज ना करके हम, या फिर पेस्टिसाइड और हार्मोन्स का यूज ना करके हम केवल एनिमल मैन्योर मतलब जो जानवरों का गोबर, पशु खाद होता है ना, उसका यूज़ करें। ग्रीन मैन्योर, पेड़ पौधों को उसी में काट करके, या फिर क्रॉप रोटेशन या फिर क्रॉप रेसिड्यू का यूज़ करके, फर्टिलाइजेशन का यूज़ करके फिर उसका ग्रोथ कराते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। सिंपल सी बात इसमें यह है कि हम इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड्स और हार्मोन्स का यूज ना करके हम केवल पशु खाद या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उनका यूज करते हैं। तो उससे ही हम बायोडायनमिक एग्रीकल्चर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं, इन दिस मेथड फॉर्म इज कंसिडर्ड एज लिविंग सिस्टम। जैसे बायो का मतलब तो ऊपर भी देखे थे, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायनमिक दैट मीन्स एनर्जी। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम बायो मतलब डायनमिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखते हैं। बायोडायनमिक फार्मिंग इंडिकेट वर्किंग विथ एनर्जी दैट क्रिएट एंड मेंशन लाइफ, जो हमारी लाइफ को बनाने में, क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड विथ एग्जांपल। तो जैसे उसमें बायोडायनमिक थी, वैसे ही बायो पेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेस्टिसाइड होता क्या है। स्टूडेंट, पेस्टिसाइड ऐसे जिस खरपतवार, मान लो जो पेड़ पौधे हमने उगाए, जैसे कोई एक स्पेशल हमने प्लांट लगाया, उसके नीचे जो है चारों तरफ से छोटे छोटे पेड़ पौधे, खरपतवार ऐसे हो जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं ना, उसे ही हम पेस्ट बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, उसे ही हम पेस्ट बोलते हैं। और उन्हीं को अगर हम किल या फिर रिमूव करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसे हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। और जब हम किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं उन्हीं को किल या फिर रिमूव करने के लिए, तो हम बायो पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। अब जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो बायो इंसेक्टिसाइड बोले जाते हैं। अब देख लेते हैं डिफिनेशन। बायो दैट मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेस्टिसाइड किलर ऑफ अनवांटेड एनिमल और प्लांट इन क्रॉप। तो यहाँ पर ये हो गया शॉर्ट में। अब देखते हैं इसका प्रॉपर से डिफिनेशन। बायो पेस्टिसाइड आर दोज सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्स से, लाइक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दैट आर यूज टू किल अनवांटेड प्लांट। मतलब जो खरपतवार वही हो गया है ना, उसको किल करने के लिए, और एनिमल जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऊपर उड़ते रहते हैं ना, भुनके टाइप के, तो इन द क्रॉप ड्यूरिंग कल्टिवेशन मतलब जब हम प्लांट का ग्रोथ करवा रहे हैं, कल्टिवेशन करा रहे हैं उस टाइम पर, तो उसे ही किल करने के लिए जो हम बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, जैसे नीम ऑयल वगैरह हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, और बेसिलस थ्रोएंजिएंसिस नाम का एक मतलब आता है बायो पेस्टिसाइड्स, तो उसे हम यूज करते हैं। तो ऐसी चीज़ को ही हम बायो पेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। नोट क्या लिखा है यहाँ पर, बायो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं ओनली किल करते हैं इंसेक्ट, वही कीड़ी मकोड़े, उन्हीं को किल करते हैं केवल बायो इंसेक्टिसाइड्स। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या हो जाएगा, आपको समझना चाहिए कि ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने रीति रिवाज से चला आ रहा है, पुराने दिनों से चला आ रहा है, तो वो ट्रेडिशनल हो गया, जिसको हम लगातार यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो जैसे पुराने ज़माने से जो हमने मेडिसिन यूज़ की है, हमारे जो पूर्वज होंगे, तो उसी के बारे में बताना। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दीज आर एंशियंट सिस्टम, सबसे पुराना सिस्टम, विच डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड ओवर सेंचुरी एंड नाउ यूज एज अल्टरनेटिव ऑफ एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जिसको हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव
ऑफ एलोपैथी, मतलब एलोपैथी की जगह पर हम अल्टरनेट के तौर पर हम यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। These system of medicine still used by about 80% of worldwide population। 80% ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन यूज करती है अभी भी ट्रेडिशनल सिस्टम को। अब देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं जिनको यूज करती है 80% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड। तो देयर आर 4 मेजर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे आयुर्वेदा है जो कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, सिद्धा भी चलता है, यूनान से जो है, और होम्योपैथी, ये चारों जो हैं ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम हैं जिनका यूज वर्ल्ड वाइड मतलब 80% पॉपुलेशन जो है करती है। देन अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तो इसको अगर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से कर लेना, पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे प्रिंसिपल में है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, पंच महाभूतों से बनी होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड ग्रंथ जो हमारे होते हैं ना, तो ग्रंथों के अनुसार जो है हमारी जो बॉडी है वो 5 महाभूतों से बनी है, पंच महाभूतास। तो सबसे पहला जो होगा पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से, और जल से, वायु, अग्नि एंड आकाश से बनी है। तो पंच महाभूत हो गए। एंड देन होता है प्रिंसिपल में त्रिदोष में वात, पित्त, कफ। अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो यही चेक किया जाता है कि पेशेंट का वात मतलब बोलचाल कैसा है, पित्त यानी कि उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो अनकॉन्शियस है, फिर कफ, उसकी जो सलाइवा होती है ना उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये त्रिदोष, इसी के बेसिस पर ही हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देन है गुण रस सिद्धांत। इसमें क्या होता है, रस होता है, गुण, वीर, विपाक का प्रभाव, इनके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, प्रिंसिपल तो लाइक योर लाइक, मतलब कोई भी ऐसी जैसे डिसीज़ है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो होम्योपैथी क्या कहती है कि जिस चीज़ से हो रही है ना डिसीज़, उसी से ही हम इस डिसीज़ को ट्रीट भी कर लेंगे। तो होम्योपैथी ये कहती है, जैसे कोरोना वायरस था अभी, तो वैक्सीन जो होती है ना, तो उसी कोरोना वायरस का ही अल्टरनेटिव के तौर पर हमारे बॉडी में पहले ही इंजेक्ट कर दी जाती है। देन जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो वही एंटीबॉडी जो है कोरोना वायरस को किल करेगी। तो इसी को ही हम होम्योपैथी सिस्टम से करते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। जैसे होम्यो दैट मीन्स सिमिलर एंड पैथी सफरिंग ऑफ और डिसीज़। तो सब पूरा क्या हो जाएगा, होम्योपैथी मीन्स सिमिलर सफरिंग, मतलब सेम जैसी डिसीज़ होगी और डिसीज़ के ही जो उसका इन्फेक्शियस कोई भी चीज़ होगा उसी के द्वारा ही हम उसको ट्रीट भी कर लेंगे। देयर आर दीज कॉजेज ऑफ डिसीज इट सेल्फ कैन बी यूज्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट। आगे की डिफिनेशन देखते हैं। होम्योपैथी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनमैन 1755 से 1843 के बीच में इन्होंने ये होम्योपैथी जो सिस्टम है उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। Homeopathy is based on the principle of like cure like। It means substance that cause disease can be used in treatment। जो substance cause कर रहा है डिसीज़ को, वही जो substance है वो यूज करेंगे हम ट्रीटमेंट में। इसका मतलब ये हो जाएगा, इट्स एम टू स्टिमुलेट बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस एंड रिस्टोर बैलेंस। होम्योपैथी रेमेडीज आर प्रिपेयर्ड बाय सीरियल डाइल्यूशन एंड ससेशन, मतलब सेकिंग के द्वारा ये बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल अब देख लेते हैं, वैक्सीन का यूज करते हैं हम, वो भी होम्योपैथिक प्रिंसिपल के बेस पर। एलियम जो होता है, सीफा जो ऑनियन प्याज होता है ना, उसका ट्रीट करते हैं हम हाई फीवर जब हो जाता है तब। अब देखते हैं आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन से हम जितने भी ये एग्जाम्पल दिए हैं ना, इनको हम प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि ये कहाँ से लिए गए हैं, कैसे इनका प्रिपरेशन किया जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको रखा है। तो जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है उसमें वटी और गुटिका ये आते हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में लेहा और कलका ये सब आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में अरिस्टा एंड अश्व आता है। पाउडर डोजेस फॉर्म में भस्म या फिर चूर्ण आता है। तो ये सारे आप अच्छे से देख लेना। देन देखते हैं डिफाइन गुटिका एंड अश्व। देखो आ गया क्वेश्चन ना, तो ऐसे ही आएगा क्वेश्चन कि डिफाइन करिए गुटिका एंड अश्व 2 नंबर में। गुटिका क्या होता है, गुटिका इज ए सॉलिड डोजेस फॉर्म। हमने ऊपर भी देखा है कि गुटिका जो है ये हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो हमने एक लाइन बढ़ गई ना, अगर वो हमको आता कि सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो यहाँ पर हम एक लाइन बढ़ा सकते हैं। तो गुटिका इज ए सॉलिड डोजेस फॉर्म इन आयुर्वेदा विच इज सिमिलर टू टेबलेट एंड पिल्स। जो सिमिलर होती है टेबलेट या फिर पिल्स के। तो अगर हम टेबलेट या फिर पिल्स बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए अभी देखते हैं। गुटिका आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पाउडर। तो सबसे पहले पाउडर को हम मिक्स करेंगे। अगर पूरा आता है ना 7 नंबर में भी तो अच्छे से कर सकते हैं हम। सबसे पहले उसका प्रोसीजर डिफिनेशन लिख देंगे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, फिर बाद में उसमें एक्सिपिएंट अभी दिखाते हैं कैसे क्या होगा, फिर बाद में प्रोसीजर पूरा लिख लेंगे। 7 नंबर में भी हम लिख सकते हैं।
और इसके यूजेस लिख देंगे नीचे, बस हो गया 7 नंबर। तो गुटिका आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पाउडर हर्ब और हर्बल एक्सट्रैक्ट विथ बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट क्या यूज करेंगे हम, ये जो एजेंट है ना उनको याद रखना, जितने भी जो पाउडर डोजेस फॉर्म है ना उसको छोड़ करके सारे डोजेस फॉर्म में ये यूज होंगे। हनी हो गया, घी हो गया, जागरी, जागरी का मतलब गुड़ हो गया, शुगर एंड देन शेप देंगे उसका, देन इनटू स्मॉल पिल्स और टेबलेट्स। देख लेते हैं पूरा यहाँ से क्योंकि समझ में नहीं आएगा नहीं तो। गुटिका आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पाउडर हर्ब और हर्बल एक्सट्रैक्ट विथ बाइंडिंग एजेंट सच एज हनी, घी, जागरी, शुगर एंड देन शेपिंग मतलब शेप देना है, देन देम इनटू स्मॉल पिल्स और टेबलेट्स। एग्जाम्पल जैसे हो गया त्रिफला गुटिका। तो ये एक्सिपिएंट्स को याद रखना है। देखते हैं आगे का अश्व। अश्व क्या होता है, अश्व इज ए टाइप ऑफ फर्मेंटेशन लिक्विड प्रिपरेशन। लिक्विड प्रिपरेशन जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है ना उससे ये ले गया है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी हम लिक्विड को किसी बोतल या फिर कहीं पैक कर लेते हैं कि उसमें कहीं से भी ऑक्सीजन या फिर एयर ना जा सके। फिर कुछ दिनों के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद उसमें किण्वन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उससे ही हम एसिड बन जाता है। जिससे सिरका आप देखे होंगे, सिरका कैसे बना लिया जाता है, कोई भी जूस वगैरह हो गया उसको हम एक बोतल या फिर कहीं पर रख लेते हैं टाइट करके उसको फिर बाद में कुछ टाइम के बाद उसमें किण्वन प्रोसेस हो जाती है और जब एयर नहीं मिल पाती उसमें तो वो एसिड मतलब जो शुगर होगा ना, शुगर एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम किण्वन या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा अश्व बनाया जाता है। देखना दैट इज यूज्ड इन आयुर्वेदा। अश्व इज प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटिंग हर्बल जूस। देखिए आ गया हर्बल जूस के द्वारा हम बनाते हैं हर्ब विथ जागरी, इसमें गुड़ का यूज किया जाता है। देखिए पूरे एक्सिपिएंट आ रहे हैं, जागरी, हनी और शुगर। अश्व आर कॉमनली यूज्ड एज टॉनिक। किसके यूज में हम करते हैं, एज अ टॉनिक, डाइजेस्टिव एड्स टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। एग्जाम्पल जिससे है अरविंदा सावा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे ना तो जैसे अपना एक दोस्त हो गया अरविंद और सावा, यहाँ से याद ही रखेंगे आप लोग। तो अरविंदा सावा, वसाका सावा और कुमारिया सावा सुआ, ऐसे याद रखना है ना, क्योंकि हमें केवल एग्ज़ाम तक लेकर जाना है इसको समझ के, बस वहाँ से लिख के याद तो रहेगा नहीं ये, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म हैं जो याद ही नहीं रहेंगे। तो एग्जाम्पल को केवल एग्ज़ाम सेंटर तक लेकर जाना है, बस वहाँ तक पहुँच जाओ, लिख दो जाके कॉपी में, हो गया अपना काम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन अरिस्टा एंड भस्मा। तो अरिस्टा और भस्मा के बारे में राइट नोट करना है। जैसे अरिस्टा देख लेते हैं। इन आयुर्वेदा अरिस्टा इज ए टाइप ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। दैट प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटिंग हर्बल डिकॉक्शन या फिर इन्फ्यूजन विथ जागरी और शुगर का यूज करेंगे, हनी एंड वाटर का यूज करेंगे। तो अरिस्टा बन जाएगा। जिससे स्टूडेंट्स अभयारिष्ट है, बालारिष्ट है और 10 मूलारिष्ट है। और इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, अशोकारिष्ट के नाम से भी एक सिरप आती है जो हार्ट पेशेंट के लिए सही होती है। 10 मूलारिष्ट, बालारिष्ट और अभयारिष्ट। इसके लिए तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये यूज भी कर चुके होंगे कहीं ना कहीं लाइफ में। भस्मा देखते हैं। भस्मा वही जादू टोना जब किया जाता है ना, भस्म लगाते हैं लोग, जिससे पूजा वगैरह हुई ना तो भोले बाबा का भस्म लगा लेते हैं, कहीं कुछ लगा लेते हैं, तो उससे ही हम भस्म बोलते हैं। इन आयुर्वेदा भस्मा इज ए टाइप ऑफ पाउडर डोजेज फॉर्म। ये पाउडर डोजेज फॉर्म होती है इन विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल, जो हम प्रिपेयर करते हैं मेटल से, मिनरल और कैल्सिनेशन। स्टूडेंट्स कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होती है ना अभी आगे बताएंगे, या फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा। तो कोई भी मेटल या फिर मिनरल्स को कैल्सिनेशन या फिर ग्राइंडिंग के द्वारा जो बनाते हैं और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो उसे ही हम भस्म बनाते हैं, उसी से प्रोसेस से। देख लेते हैं कैल्सिनेशन होता क्या है। कैल्सिनेशन अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एनी सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, मतलब 400 से 1000 सेंटीग्रेड तक किसी भी मेटल या फिर मिनरल्स को हम हीट करते हैं, देन उसको ठंडा करके ग्राइंड बना लेते हैं पाउडर फॉर्म में, फिर बाद में उसका यूज करते हैं एज अ भस्म। तो देखते हैं एग्जांपल गोदंती भस्म। गोदंती भस्म सुना होगा, मुक्ता भस्म और लोह चूर्ण जो होता है ना, लोहा भस्म। तो ये सारे भस्म के एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल विथ एग्जांपल। तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, अगर हम सिंपल सी बात करें, ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स जिनका यूज करते हैं हम एज अ मेडिसिन, तो उसे ही हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे फूड्स, फ्रूट वगैरह है ना, और जो वेजिटेबल्स होती हैं ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और इन्हीं का यूज़ अगर हम एज अ मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ के तौर पर करते हैं तो उसे ही हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो देख लेते हैं हम अपनी पूरी डिफिनेशन। न्यूट्रा दैट मीन न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड, एंड सूटिकल दैट मीन सूटिकल
pharmaceutical medicine. So nutraceutical is defined as any substance that is food or plant part of food. Nutraceutical is defined as any substance that is food or part of food which provide medicinal और health benefits, जो हमें provide करते हैं medicinal and health benefits in the prevention of treatment of disease, और treat करते हैं disease को, मतलब डिसीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं बियॉन्ड देयर बेसिक न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टर्मरिक होगी, टर्मरिक और गार्लिक सप्लीमेंट, गिनसेंग, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोबायोटिक्स, ये सब होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के एग्जांपल। द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल कॉइन्ड बाय डॉक्टर स्टेफन डी फेलिक, जो दिया था 1989 में। राइट द सोर्स एंड यूजेस ऑफ एनी वन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा 12th नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राइट करिए सोर्स एंड यूजेस ऑफ एनी वन, किसी एक का सोर्स एंड यूजेस लिखना है। तो जिससे अल्फ़ा अल्फ़ा होता है, फेनुग्रीक या फिर अश्वगंधा और स्पाइरुलिना, तो इन्हीं को डिफाइन करना है और सोर्स एंड यूजेस भी लिखने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा क्या होता है, जिसको हम हिंदी में रिजिका बोलते हैं। मतलब जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें रिजिका करके नाम यूज़ होता है, हमने भी अभी देखा तो है नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सोर्स, इट इज़ द इंटायर प्लांट ऑफ मेडिकागो सटाइवा, जो कि इंटायर प्लांट होता है मेडिकागो सटाइवा, उससे ये बनाए जाते हैं। फैमिली क्या होती है, फेबेसी, फेबेसी फैमिली होती है। स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ना CEAE, तो उसे हम सी बोलते हैं, तो फेबेसी फैमिली से लिए जाते हैं। यूज क्या होता है, इट इज़ यूज एज हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। डायूरेटिक्स, अगर आपके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए। एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन में। एंटी डायबिटिक, डायबिटिक पेशेंट में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी अर्थराइटिस, और ट्रीट किडनी स्टोन्स को भी ये ट्रीट करता है। देन अब देखते हैं फेनुग्रीक। मेथी तो जानते ही होंगे आप लोग, उसके दाने होते हैं छोटे छोटे, और उनका यूज हम कार्मिनेटिव, मतलब अगर गैस वगैरह बन रही है ना पेट में, उसको भी ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो मेथी का सोर्स देख लेते हैं सबसे पहले। इट इज ड्राइड सीड और ऑफ प्लांट ट्राइगोनेला, सॉरी ट्राइगोनेला फोनियम ग्रेकम, ट्राइगोनेला फोनियम ग्राइकम जो होता है वो सोर्स होता है इसका। फैमिली क्या होगी, लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी फैमिली होगी। यूज क्या करेंगे इसमें, एज अ डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, एज लेग्जेटिव इन कॉन्स्टिपेशन, और आप यहाँ पर एक टर्म और जोड़ लेते हैं, एज अ कार्मिनेटिव ट्रीटमेंट, एज डिमल्सेंट रिलीव इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड एज एक्सपेक्टोरेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। तो ये हमारा हो गया पूरा। देन देखते हैं अब अश्वगंधा। अश्वगंधा तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि किस में यूज किया जाता है, एज अ सेक्स स्टिमुलेंट्स। तो मतलब सेक्स की जो इच्छा होती है उसको स्टिमुलेट बढ़ाने के लिए हम अश्वगंधा का भी यूज किया जाता है। देखते हैं अश्वगंधा क्या होता है, हॉर्स लाइक ऑर्डर। सोर्स क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ड्राइड रूट एंड स्टेम ऑफ प्लांट, जो होता है प्लांट कौन सा होता है, विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा जो प्लांट होता है ना, उससे ही हम अश्वगंधा लेते हैं। फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी फैमिली होती है। यूज क्या करेंगे हम इसका, इट इज़ सेडेटिव एंड हेप्नोटिक्स। तो फ्रेंड्स इतना इजी मत लेना अश्वगंधा को, क्योंकि ये सेडेटिव एंड हेप्नोटिक्स के रूप में भी यूज किया जाता है। सो इसका यूज कम से कम करना। इट यूज एज अ सेक्स स्टिमुलेंट, सेक्स स्टिमुलेंट्स की तरह यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। एज हाइपोटेंसिव एंड एंटी स्ट्रेस एजेंट, हाइपोटेंसिव एंड एंटी स्ट्रेस एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं स्पाइरुलिना, या एक शैवाल या फिर एल्गी बोलते हैं। एल्गी होता है जो हमें कहाँ मिलता है, मेनली सोर्स तो मतलब नदी तालाब जो होते हैं ना उनके किनारे पर ये मिलता है। तो ये इसका सोर्स देख लेते हैं। सोर्स, इट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पाइरुलिना मैक्सिमा। तो स्पाइरुलिना तो वहीं से टर्म हो जाएगा आपका, और मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कैसे भी, बस एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है। स्पाइरुलिना प्लांटेंसिस, ये दूसरा सोर्स हो गया। तो फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, ओसीलेटोरिएसी, ओसीलेटोरिएसी जो इसकी फैमिली हो जाएगी। यूज क्या होंगी, यूज एज इम्यून स्टिमुलेंट्स, एज एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल, एंड टू इंक्रीज एपेप्टाइट्स। तो मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड्स है दुबला पतला सा है और उसके भूख नहीं लग रही है, तो आप उससे बोल लीजिए कि स्पाइरुलिना एल्गी का वो यूज करे, उसको खाए, तो उससे उसकी जो एपेप्टाइट मतलब भूख की इच्छा है वो बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स ये तो ऐसे मजाक की बात है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो कोई भी नहीं खा सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट कावा कावा एंड गार्लिक ड्रग इंट्रैक्शन। तो कावा कावा अलग होगा और गार्लिक ड्रग इंट्रैक्शन, अगर हम किसी भी ड्रग को जैसे गार्लिक्स और कावा कावा के साथ देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो ये बताना है। तो कावा कावा पहले देख लेते हैं क्या होता है। टर्म ही ऐसा है कि कावा कावा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइजोम एंड रूट्स। तो राइजोम जो होता है ना,
उसकी रूट्स से ही हम कावा कावा बनाते हैं। ऑफ पीपर मेथिस्टिकम दैट बिलोंग टू पेपरेसी फैमिली, जो कि पेपरेसी फैमिली से ये बनाया जाता है। इट यूज टू ट्रीट एंजाइटी, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए कावा कावा का यूज होता है। मसल रिलैक्सेंट का यूज और पेन रिलीविंग में। अब देखते हैं इंट्रैक्शन अगर किसी ड्रग के साथ करेगी तो क्या इफेक्ट देगी। अल्प्राजोलम जो हमारी नींद की गोली होती है ना, उसके साथ अगर हम कावा कावा का यूज करते हैं साथ में कम्बिनेशन फॉर्म में, तो क्या होगा, अल्प्राजोलम विद कावा कोज द टू मच ड्राउसीनेस, तो ड्राउसीनेस कॉज कर देगी, टू मच ज़्यादा कर देगी। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। अगर सेडेटिव के साथ में हम अगर कावा देते हैं तो क्या होगा, टुगेदर कोज टू मच स्लीपनेस। अगर सेडेटिव के साथ में कावा देते हैं तो नींद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। अब देखते हैं गार्लिक्स। तो गार्लिक क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम ओलियम एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम के द्वारा ऑब्टेन होता है एंड बिलोंग टू एलियोसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इट यूज्ड इन वेरियस कंडीशन लाइक टू लोअर ब्लड शुगर लेवल, टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, या फिर रिड्यूस हो जाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड और डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो गार्लिक्स का यूज वैसे भी मेनली लोग बहुत करते हैं गार्लिक्स का यूज। गार्लिक कैन इंटरेक्ट विथ, अगर देखते हैं किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होती है, आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड एक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ये तो सभी को पता ही होगा। और अगर हम गार्लिक्स को सी के साथ देते हैं तो क्या होगा, गार्लिक डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनियाजाइड देन इफेक्टिवनेस डिक्रीज। अगर हम गार्लिक्स को आइसोनियाजाइड के साथ देते हैं तो जो है उसकी जो एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि जो उसकी ड्रग की इफेक्टिवनेस है ना डिक्रीज हो जाएगी, अच्छे से काम नहीं करेगी। तो इसीलिए गार्लिक्स को आइसोनियाजाइड के साथ मत देना कॉम्बिनेशन में। देखते हैं वारफेरिन विथ गार्लिक। तो वारफेरिन यूज एज ब्लड थिनर, ब्लड को थिन करने मतलब पतला करने में वो हेल्प करता है वारफेरिन। एंड अगर गार्लिक को देंगे ना वारफेरिन के साथ तो डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, तो वारफेरिन की जो है एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको भी आपको नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टर की परमिशन के। देन देखते हैं डिफाइंड हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड क्लासीफाई देम। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होंगी, जैसे हमने हर्बल मेडिसिन पढ़ी थी, ड्रग पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता था कि ऐसी ड्रग जो कि हर्बल प्लांट से बनी होती थी और जो कि ड्रग का यूज़ क्या होता है, डायग्नोस करना, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट करना होता है किसी भी डिसीज़ का, है ना, तो ये होता है। अब देखते हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होता है। अब देखते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो हर्बल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स एनी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एंड कॉस्मेटिक एनी प्रोडक्ट विच यूज्ड टू एनहेंस अपीयरेंस ऑफ बॉडी। कोई भी जो कॉस्मेटिक्स होती है ना, क्या काम करती है, अपीयरेंस बढ़ा देती है बॉडी का, तो उससे ही हम पूरी प्रोसेस को हर्बल कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं, ऐसे भी जो हर्ब या फिर प्लांट से कोई भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी की अपीयरेंस को बढ़ा देती है, तो उसे ही हम हर्बल कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। हर्बल डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हर्बल कॉस्मेटिक आर डिफाइंड एज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट विच फॉर्मुलेट बाय यूजिंग प्लांट ड्राइव्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट। दीज प्रोडक्ट आर डिजाइंड टू एनहेंस और मेंटेन द अपीयरेंस ऑफ स्किन, हेयर एंड ओवरऑल बॉडी हेल्थ विदाउट रिलाइंग ऑन सिंथेटिक केमिकल, विदाउट यूज किए सिंथेटिक केमिकल्स के। तो हिमालय का जैसे नीम फेस वॉश आता है तो हर्बल कॉस्मेटिक्स हो जाएगा। एलोवेरा का मॉइस्चराइजर आता है, और डाबर रेड पेस्ट जो ब्रश करने में के लिए यूज किया जाता है ना दांतों में। तो ये सारे एग्जांपल हो गए हर्बल कॉस्मेटिक्स का। डिफाइंड ब्लीचिंग एजेंट एंड विथ एग्जांपल। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, अगर ऐसे ही मजाक के तौर पर लीजिए तो ब्लीचिंग एजेंट मतलब जो हमारी जो स्किन होती है ना उसको क्लियर आउट करते हैं, चमकीला बना देते हैं, तो उससे ही हम ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। जैसे ब्लीच टू मेक समथिंग वाइट और लाइटर। सो ब्लीचिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच आर यूज टू लाइटर द स्किन एंड टू प्रिवेंट स्किन पिगमेंटेशन एंड बाय स्किन रिन्यूअल। तो एग्जांपल हो जाएगा टर्मरिक, हल्दी का भी यूज करते हैं ब्लीचिंग, लेमन और लिकोरिक एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी का भी यूज करते हैं। विटामिन सी को की जो कैप्सूल आते हैं ना उसको लोग इंजेक्ट ओरली भी लेते हैं और स्किन पर भी लगाते हैं, फेस पर भी लगाते हैं। तो ये ब्लीचिंग एजेंट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है डिफाइंड कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट होते हैं फ्रेंड्स, कलरिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक टू गिव ए पर्टिकुलर कलर। मतलब ऐसे जो हम हर्बल कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं तो उसमें कलरिंग देने के लिए हम कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी येलो कलर की होती है ना, उसका भी यूज़ करते हैं एज ए कलरिंग एजेंट। बीट रूट पाउडर और है ना सेफ्रॉन ETC का यूज़ करते हैं एज ए कलरिंग एजेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट है बाइंडर एंड डायलुएंट्स। तो बाइंडर क्या होते हैं, मतलब जो जो हमारा API है और एक्सिपिएंट है उसको बाइंड करते हैं, मतलब एक में जुड़ने का काम करते हैं, वो बाइंडर होते हैं। डायलुएंट्स क्या करते हैं, वो बल्किनेस को बढ़ा देते हैं, किसी भी जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसकी बल्किनेस को बढ़ाते हैं, तो वो डायलुएंट्स कहे जाएंगे। तो देख लेते हैं बाइंडर होता क्या है।
Binder, herbal binder are natural substance which added in herbal formulation to bind its ingredient and improve its stability. स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं क्योंकि जब बाइंड करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अकेसिया, जिलेटिन और ट्रेगागेंथ याद रखना क्योंकि ये बाइंडर एजेंट हैं, पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में, पूछे जाएंगे क्योंकि प्रीवियस में पूछे भी गए हैं। हर्बल डाइल्यूएंट्स क्या होता है? आर इनर्ट सब्सटेंस विच ड्राइड फ्रॉम प्लांट एंड एडेड इनटू हर्बल फॉर्मुलेशन टू इंक्रीज देयर बल्क। तो बल्कनेस को बढ़ाते हैं तो उसे ही हम डाइल्यूएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है स्टार्च हो गया, लैक्टोज, मेनिटोल और सेलुलोज, इसका यूज करते हैं एज अ डाइल्यूएंट। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है डिफाइन नोवेल डोजेज फॉर्म्स। तो नोवेल डोजेज फॉर्म क्या होता है? नोवेल का मतलब हो जाएगा न्यू, डोजेज फॉर्म का मतलब फिजिकल फॉर्म ऑफ ए ड्रग। सो नोवेल डोजेज फॉर्म इज डिफाइंड एज न्यू and improved way of delivering medication to improve drug effectiveness, stability, observation and easily administration as compared to traditional या फिर ओल्ड मेथड जो था। सिंपल सी बात हम बताते हैं अच्छे से कि जो नोवल डोजेज फॉर्म होते हैं ऐसे मतलब एक नए जो तरीके अपनाए जाते हैं कि ड्रग को डिलीवर करते हैं बॉडी में, अंदर इंजेक्ट करते हैं या फिर कुछ भी करें, तो उससे ही हम नोवल डोजेज फॉर्म करते हैं। जो कि पहले जो चल रहा है ना पहला तरीका कि कैसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उससे अच्छे हों, इफेक्टिव हो, स्टेबिलिटी उनकी अच्छी हो और ऑब्जर्वेशन भी सही से हो, तो वो जो मेथड यूज किए जाएंगे नए, तो उसे ही हम नोवल डोजेज फॉर्म बोलेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे टेबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, सिरप हो गए, उनको नए तरीके से इंजेक्ट कराएं। तो बहुत सारे तरीके अब चल गए हैं, मेथड्स आ गए हैं कि ड्रग को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कराने के, तो वो नोवल डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फाइटोसोम्स। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल और ये जो स्ट्रक्चर होगा ना उसको भी अच्छे से करके आना। फाइटो दैट मीन प्लांट ड्राइव्ड सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस जो प्लांट से ड्राइव्ड हो। सोम्स का मतलब हो जाएगा सेल लाइक स्ट्रक्चर। तो फाइटोसोम्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। Phytosome is a complex which formed by binding plant-derived substance such as herbal extract with phospholipid। जो फॉस्फोलिपिड के सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे प्लांट से ड्राइव्ड होते हैं, तो उसे ही हम फाइटोसोम्स बोलते हैं। These complexation enhance observation and bioavailability, जो ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं और बायोअवेलेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं ऑफ हर्बल ड्रग एंड इम्प्रूव इट्स एफिकेसी। तो उसका एग्जाम्पल देख, मतलब एग्जाम्पल तो नहीं है, फाइटोसोम्स इसमें फास्फोलिपिड के बने होते हैं ना, तो इसीलिए उसका हाइड्रोफिलिक देखिए, ये जो है ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता है जो केवल, तो वो फास्फोलिपिड का नेचर होगा। फिर यहाँ पर अगर थोड़ा सा बूंदी टाइप का होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर बाद में ये ओ वाला है, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा केवल। तो और जो ऐसे ये दो लगे हुए हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के हो गए। हर्बल ड्रग टोटल कंप्लीट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर ये कोई बना देना है, और फास्ट मतलब कोई भी ऐसे मटेरियल जो प्लांट से ड्राइव्ड होते हैं वो फास्फोलिपिड के नेचर के होते हैं, जो कि हमारी जो ड्रग बनाई जा रही है हर्बल मतलब कॉस्मेटिक्स या फिर ड्रग, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है, बायोअवेलेबिलिटी है, उसको बढ़ा देते हैं, तो उसे ही हम फाइटोसोम्स कहते हैं, जो कि फास्फोलिपिड के नेचर के होते हैं। बस इतना याद रखना है, हो गया आपका क्वेश्चन। एक स्ट्रक्चर बना देना फाइटोसोम्स का, बस समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है डिफाइन द टर्म पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है? जैसे हमने कोई भी नई इन्वेंशन की है, कोई बुक्स लिखी है या फिर कोई हमने इन्वेंट किया है, कोई इक्विपमेंट या फिर कुछ भी हो गया, तो उसका हम पेटेंट कराते हैं। पेटेंट कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। जिस देश में आप होंगे, जिस कंट्री में, और वहाँ पर आपने इन्वेंशन किया है, तो उस देश की मतलब कंट्री की गवर्नमेंट ही आपको पेटेंट देगी कि हाँ इस पर आपका अधिकार है, आपका ही पेटेंट है। तो पेटेंट इज अ लीगल राइट, जो लीगल राइट होता है दैट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर एंड गिव्स देम एक्सक्लूसिव राइट फॉर ए सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन पीरियड के लिए देता है, यूजुअली 20 ईयर्स, मतलब मोस्टली तो 20 ईयर्स के लिए ही देती है गवर्नमेंट आपको उस पेटेंट देगी जो आपने बनाया है, और आप उससे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर न्यू मेड मशीन, प्रोडक्ट, ड्रग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एग्जाम्पल है जैसे लाइट बल्ब, पेटेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन जो थे ना, उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था 1878 में। फिर है एटर्वोस्टेटिन, एक टेबलेट आती है मतलब हाइपरक्लोस्ट्रीमिया मतलब लिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए, पेटेंटेड बाय फिजर, तो उनके द्वारा पेटेंट कराई गई थी। देन देखते हैं डिफरेंट बिटवीन बायोपेरेसी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोपेरेसी एंड बायोप्रोस्पेक्टिंग। तो बायोपेरेसी और प्रोस्पेक्टिंग में क्या डिफरेंट होता है बताना है। तो स्टूडेंट्स, जो बायोपेरेसी है ना, उसका मतलब सिंपल सा हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना या फिर चोरी करना बिना उस पर्सन के परमिशन के जिसने वो ओरिजिनल में बनाया है। तो सिंपल सी ये बात हो गई कि बिना उस जो पर्सन है उसका जो जिसने बनाया है, इन्वेंट किया है, उसकी परमिशन के विदाउट आप उसका यूज़ करते हैं, उसकी जो भी प्रोडक्ट होगा उसका यूज़ करते हैं, तो मतलब अनएथिकल रूप से, तो उसे ही हम बायोपायरेसी कहते हैं। तो दैट मीन
बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस बायो पायरेसी में क्या हो जाएगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बायोलॉजिकल रिसोर्स जैसे प्लांट मतलब मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो बायोलॉजिकल रिसोर्स में आ गई, हर्बल मेडिसिन वो बायोलॉजिकल रिसोर्स में। पायरेसी स्टेलिंग का मतलब हो जाता है चोरी या फिर अनऑथोराइज्ड या फिर अनएथिकल रूप से। सो बायो पायरेसी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्टेलिंग या फिर अनएथिकल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन और कंपेंसेशन या फिर बेनिफिट्स टू द लोकल कम्युनिटीज कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये बायो पायरेसी कही जाएगी, बिना उसकी परमिशन के किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स जिस जो उस बायोलॉजिकल रिसोर्स को बनाया है, तो या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज जो उसने इकट्ठा की है, जो भी पर्सन होगा जो जिसने उसको इन्वेंट किया है, तो उसके चीज़ को स्टेलिंग या फिर चोरी करना अनऑथोराइज्ड रूप से, तो वो बायो पायरेसी के अंतर्गत आएगा। जैसे पेटेंटिंग ऑफ नीम ऑयल, इंडिया का जो केस हुआ था 1994 में अभी, तो वो विदेशी मतलब फॉरेन कंट्री के कोई होंगे कंपनी, उन्होंने अपना पेटेंट करा लिया था नीम ऑयल पर। फिर बाद में अपनी इंडिया जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो भी कमिटीज़ वगैरह हैं, तो उन्होंने केस किया 1994 में। फिर बाद में 2000 तक ये केस चला, और फिर बाद में उसका जो पेटेंट था वो रद्द कर दिया गया और फिर इंडिया का पेटेंट कर दिया गया। देन बाद में है एक अपना टर्मरिक पाउडर, ये भी एक केस स्टडी है, इसका भी केस चला था, किसी विदेशी कंपनी ने अपना पेटेंट करा लिया था। तो आप देखते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, तो प्रोस्पेक्टिंग और बायो पायरेसी में बहुत अंतर डिफरेंट है, क्योंकि उसमें चोरी करना होता है अनएथिकल रूप से, बट इसमें जो बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है ना, वो जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा ना, वही अपना मतलब इथिकल रूप से अपना जो प्रोडक्ट होगा उसका यूज करने देगा दूसरे पर्सन को, तो इसमें कोई अनएथिकल या फिर स्टेलिंग नहीं होती। देखते हैं बायो दैट मीन बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। तो अगर आप प्रोसेस सर्चिंग करते हैं, सो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एंड एथिकल एक्सप्लोरेशन। मतलब इसमें सिस्टमेटिक एंड एथिकल एक्सप्लोरेशन मतलब जिससे थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने बल्ब बनाया था या फिर किसी ने ड्रग बनाई है, तो उसका एथिकल रूप से सर्च करना, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं फॉर डेवलपमेंट न्यू ड्रग के लिए, तो उसे ही हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ये नहीं कि उसका ही पूरा कॉपी कर लो, तो कॉपी नहीं करना, उसके जो केमिकल्स यूज हुए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या मेथड या यूज हुआ है, तो उसको वो भी ऑथराइज्ड रूप से मतलब उससे बोल कर के भाई मैं आपकी जो यूज चीज़ है उसको मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ उससे। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एंड एथिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स टू डिस्कवर न्यू। तो न्यू कोई चीज़ बनाने के लिए मतलब न्यू ड्रग, हर्बल ड्रग को बनाने के लिए अगर हम किसी पर्सन से जो पहले से ही कोई ड्रग बनाया चुका है, तो उससे अगर हम उससे रिक्वेस्ट या फिर कुछ करते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई मुझे रिसर्च करनी है और मुझे जानकारी चाहिए, तो वो इथिकल रूप हो गया ना। और इथिकली अगर हम कोई भी जानकारी लेते हैं अपनी न्यू ड्रग बनाने के लिए, हर्बल ड्रग, तो उससे ही हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। आगे की डिफिनेशन देखते हैं। वैल्यूएबल कंपाउंड जीन्स फॉर कमर्शियल और मेडिकल पर्पस विथ बेनिफिट शेयरिंग विथ द लोकल कम्युनिटीज़। और क्या मतलब अपना भी उसमें प्रॉफिट हो, और जो कम्युनिटीज़ है या फिर जिसे हम मदद मांग रहे हैं, हेल्प के लिए कह रहे हैं कि अपना भाई जानकारी दे दे, तो उसको भी कोई बेनिफिट हो। कम्युनिटीज़, कंट्री और ओरिजिन, जैसे आंवला है, आंवला की जो रिसर्च की गई थी, अश्वगंधा और टर्मरिक, ओपियम और पूपी, इन सब की जो रिसर्च की गई थी, तो इसमें बायो प्रोस्पेक्टिंग के द्वारा। जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट शेड्यूल जे फॉर एएसयू ड्रग। तो जो होता है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, उसे ही हम एएसयू बोलते हैं। तो शेड्यूल जे को डिफाइन करना है। शेड्यूल जे क्या होता है? शेड्यूल जे इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रेगुलेट द क्लिनिकल ट्रायल। तो शेड्यूल जे में केवल क्लिनिकल ट्रायल रखे जाते हैं आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी ड्रग की। मतलब कोई भी ड्रग अगर कॉस्मेटिक ड्रग बनाई जाती है, तो उसमें जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं ना आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग के, तो उनको रखा गया। शेड्यूल जे include requirement and guideline for conducting clinical trial for ASU drug and ensure the safety and efficacy of drug। देन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज शेड्यूल टी। तो शेड्यूल टी क्या होता है? शेड्यूल टी डिस्क्राइब द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब जैसे हमारा शेड्यूल एम था, उसमें जो ड्रग्स थी एलोपैथी वाली ड्रग, उनकी जीएमपी मतलब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में दिया गया था ना, वैसे ही शेड्यूल टी में जीएमपी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग को बनाने के लिए इसमें पूरा प्रोसेस दिया जाता है। शेड्यूल टी में क्या मतलब इंश्योर किया जाता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोडक्ट डन एज पर स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्डबिलिटी बनी रहे। रॉ मटेरियल और
आइडेंटिकल एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन ना हो पाए, इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, और टू प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रेमाइसेस। तो ये सब प्रेमाइसेस देखी जाती हैं, उसी में रूल्स लिखे होते हैं जीएमपी में, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो सीरीज का, व्हाट डू यू मीन बाय जीएमपी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या है आखिर में। तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड दैट इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन डरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ हर्बल मेडिसिन, to maintain the quality and efficacy of medicine, to ensure that raw material and other authenticated and free from contamination। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना उनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे और आसानी से आप पास हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।